नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम इंटर स्टेट रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं। कल 4 टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, इसके जो सब पार्ट हैं। आज एक तो जुडिशियल लॉ और पब्लिक एक्ट वाली चीज़ें बची हुई हैं, और एक दोस्तों इंटर ट्रेड कॉमर्स वाली चीज़ें बची हुई हैं। तो आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन जोनल काउंसिल क्या होती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो संविधान है हमारा, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब जो स्टेट के बीच में पब्लिक एक्ट जो हैं, पब्लिक पॉलिसीज जो हैं और रिकॉर्ड जो रखे हैं एक स्टेट के, और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उस स्टेट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो किस दायरे तक बंधी हुई हैं उसकी इसमें चर्चा करी गई है और उस पर किस हिसाब से हम कार्य कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ज्यूरिडिक्शन है स्टेट का, वो कन्फाइंड है उसी टेरिटरी के अंदर। मतलब जैसे यूपी है मान लीजिए, तो यूपी में जो लॉ बनेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी और जो रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ इसी टेरिटरी के अंदर कन्फाइंड होगा। आगे देखिएगा कौन कौन से क्लॉज भी हैं इसके अंदर। ये पॉसिबल है कि जो एक्ट है, रिकॉर्ड है एक स्टेट के, वो रिकॉग्नाइज ना करे जाए अदर स्टेट के द्वारा। मतलब जो कानून, जो पॉलिसीज यूपी में बनती हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो तमिलनाडु में भी बने, बिकॉज फिर से वही बात आती है कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। ओके, तो इसमें कहा जाता है कि इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए संविधान ने फुल फेथ एंड क्रेडिट एक क्लॉज दिया कि आप उसके जो चीज़ें हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उस स्टेट की, आप उस पर पूरी तरीके से फेथ कर सकते हैं और उसको अपने राज्य में भी परिपेक्ष में देख सकते हैं। तो फुल फेथ और क्रेडिट गिवन करा गया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, जिससे पब्लिक रिकॉर्ड, ऑफिशियल, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो हो सेंटर की और एवरी स्टेट की, अच्छे से विस्तारित तौर पर पूरे देश के आगे आ सके। तो जो पब्लिक एक्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो लेजिस्लेटिव, मतलब जो स्टेट की जो विधानसभा है वो जो रूप में किसी रूप में कानून बनाएगी, और जो एग्जीक्यूट होंगे वो कानून, तो वो किस प्रकार से हुए तो दूसरी स्टेट उसको देख सकती है। जो एक्सप्रेशन है पब्लिक रिकॉर्ड का, उसका मतलब क्या है कि जो ऑफिशियल बुक है स्टेट की, जिसमें वो पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स बनाती है, और जो पब्लिक सर्वेंट है उसको डिस्चार्ज करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप कि विधानसभा ने एक पॉलिसी बना दी, एक स्कीम बना दी जनता के लिए उस स्टेट की। अब जो यहाँ पर सिविल सर्वेंट है, मतलब पब्लिक सर्वेंट है, वो कैसे इस पॉलिसी को जनता तक पहुंचा रहे हैं, पीपल्स तक पहुंचा रहे हैं। तो वो कार्य, वो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है चीज़ों का, वो किस प्रकार से हो रहा है, एक वो रिकॉर्ड होते हैं कि हमने इतने लोगों को इस एरिया के इस पॉलिसी के तहत इतनी सुविधा दी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो मैनर है, कंडीशन जो है इस एक्ट, रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग में, वो आर टू बी प्रूव्ड एंड देयर इफेक्ट डिटरमाइंड वुड बी एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या है कि जो आपको किस प्रकार से फॉलो करना है, स्टेट्स को आपस में बात, जो पॉलिसीज हैं वो कौन तय करता है? लॉज ऑफ पार्लियामेंट, एक कानून के द्वारा वो चीजें तय होती हैं। इसका मतलब यह है जो जनरल रूल मेंशन है पावर ऑफ पार्लियामेंट का, वो किस पे पावर दे रखी है? जनरल रूल को मेंशन की, वो पार्लियामेंट पे पावर दे रखी है। मतलब जैसे मान लीजिए यूपी ने किसी पॉलिसी बनाई, उसको एक इस पॉलिसी की बुक होगी कि भाई इसके अंदर कैसे होगा, उसके अंदर सारी पॉलिसीज के बारे में लिखा होगा। नीचे जो पब्लिक सर्वेंट होंगे वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, उसकी बात, उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, और पीपल तक वो चीज़ कितनी पहुंच पा रही है। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है और इसके पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट पे कि किस प्रकार से किस रीजन में इस पॉलिसी के तहत कितने लोगों को सुविधा मिली। अब इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए कानून कौन बनाएगा? अगर दूसरी स्टेट जैसे यूपी ने बनाया ये, अगर तमिलनाडु को फॉलो करनी है तो इसके लिए कानून तय होगा पार्लियामेंट से, और वो बने भी हैं कि मतलब कानूनी रूप पे हम कैसे कैसे उस आइडियाज को ले सकते हैं, वो इसकी बातें करेंगे। तीसरा पॉइंट, जो जजमेंट होता है और जो ऑर्डर होते हैं दोस्तों सिविल कोर्ट के, जो
जो जो जजमेंट होता है और जो ऑर्डर होते हैं सिविल कोर्ट के, वो किसी भी पार्ट में इंडिया के कैपेबल हैं और एग्जीक्यूट हो सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि तमिलनाडु का हाई कोर्ट इस बात को चर्चा में लाता है कि यूपी हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बारे में उस टाइम ये राय दी थी इस केस के तहत। और एडवोकेट्स भी इस पर्सपेक्टिव को रखते हैं कि किसी पटियाला हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, इन्होंने इस प्रकार से इस पे काम किया था। तो इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से फ्रेश जजमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे यूपी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया दोस्तों, तो तमिलनाडु हाई कोर्ट को अगर इसको फॉलो करना है तो ये नहीं होगा कि यूपी हाई कोर्ट इसको नई जजमेंट निकालेगा कि हाँ इसको फॉलो कर सकते हैं। जब आपने एक जजमेंट दे दिया तो वो एप्लीकेबल है और अदर स्टेट भी उसको फॉलो कर सकती हैं अगर उनके परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई केस आता है। तो ये जो रूल अप्लाई है ये सिविल जजमेंट के लिए अप्लाई है, क्रिमिनल जजमेंट के लिए नहीं। मतलब मर्डर, रेप, ये सब क्रिमिनल जजमेंट है, क्रिमिनल केसेस हैं, इसके जो जजमेंट हैं उसको फॉलो नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, तो वाटर डिस्प्यूट के लिए एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी और हाई कोर्ट का भी। जैसे इनकम टैक्स के लिए आप किसी और हाई कोर्ट का, ये सब सिविल केसेस हैं। इनकम टैक्स, वाटर ट्रिब्यूनल वाले जो केसेस हैं ये सब सिविल केसेस हैं, ठीक है दोस्तों। फॉरेस्ट रिगार्डिंग केसेस ये सब सिविल में आते हैं। तो इसके लिए कोई नया लॉ बनाने की जरूरत नहीं है और कोई अलग से हाई कोर्ट को भी कोई जजमेंट, अलग से फ्रेश जजमेंट निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये बात हो गई पब्लिक एक्ट एंड रिकॉर्ड की कैसे कैसे फॉलो होते हैं। मतलब जो पब्लिक एक्ट होते हैं उसके लिए पार्लियामेंट पे पावर दे रखी है कि हाँ वो कानून बनाएगा, उस हिसाब से फॉलो करे जाएंगे, लेकिन जजमेंट पे कोई पावर नहीं है। और जैसे जजमेंट है उसको और स्टेट्स भी, हाई कोर्ट भी फॉलो कर सकते हैं। अब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इस चैप्टर का सब्सिडरी पार्ट में लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या है, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्ट 13 में इस बारे में बात करी गई है कि जो ट्रेड है, मैंने कल आपको इन तीनों के बारे में बताया था, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर से बता देता हूं कि जो ट्रेड है दोस्तों, जैसे यूपी और एमपी, इन दोनों के बीच ट्रेड हो रहा है, मतलब चीजों का सप्लाई और बाइंग का गेम हो रहा है। अब इस चीज को कि कितने कमाए और कैसे इकोनॉमी आई दूसरी स्टेट पे, उसे कहते हैं कॉमर्स। किस हिसाब से इकोनॉमी का कॉमर्सनेस हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ, चीजें कैसे इधर उधर गई। और इस पूरे कार्यक्रम को इंटरकोर्स कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो चीजें ट्रेड हुआ उसे इंटरकोर्स कहते हैं दोस्तों। आर्टिकल 301 डिक्लेयर करता है कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पूरी टेरिटरी थ्रू आउट द इंडिया हो सकता है, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं, अभी उसकी चर्चा करेंगे आगे। जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोविजन का, आर्टिकल 301 का, वो ये है कि जो बैरियर्स हैं डिफरेंट बॉर्डर्स के बीच में स्टेट के, उनको खत्म करा जाए और एक वन यूनिट की तरह काम करा जाए, जिससे ट्रेड का फ्लो हो, कॉमर्स हो और इंटरकोर्स हो, और जो देश की इकोनॉमी है एक वाइब्रेंट लेवल पे आगे की तरफ बढ़े दोस्तों। तो इसमें क्यों कहा गया है कि 301 आर्टिकल में ट्रेड बढ़े, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चीज बनारस में बन रही है, और बनारसी साड़ी मान लीजिए बहुत फेमस है, बनारसी साड़ी, तो ये बन रही है, या मुरादाबाद में ब्रास, अब मान लीजिए इसका ट्रेड ही नहीं हो रहा है, दूसरी स्टेट इसको लेने से ही मना कर देती है, और वहां पे मतलब उसकी नीड भी है, मतलब लोगों में उसकी सप्लाइंग है, लेकिन स्टेट मना कर देती है, तो यहाँ का ट्रेड, तो यहाँ की इकोनॉमी तो ठप हो जाएगी ना। तो इस वजह से इसको आर्टिकल 301 ने बैरियर हटाने के लिए काम किया है दोस्तों। जो फ्रीडम है ट्रेड का, ये सिर्फ इंटर स्टेट नहीं है कि मतलब मान के चलिए पंजाब से कोई यूपी सामान आ रहा है या यूपी से एमपी जा रहा है, इंटर स्टेट ट्रेड की बात नहीं है, सिर्फ इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बीच में भी, लखनवी कढ़ाई से लेके आपका मिर्जापुर की कारपेट, तो इनके बीच में भी ट्रेड होगा दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 301 जो है वो वायलेट करता है रेस्ट्रिक्शन को जो इम्पोज करी जाती है डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, और फ्रीडम गारंटीड करता है कि भाई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, एक्सेप्ट कुछ प्रोविजन है आर्टिकल 302 और 305 तक, मतलब 302
और 3, 4, 5, यहाँ इनको हटा के 3, 4, 5, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है पार्ट 13 में, वो फॉलो करी जा सकती हैं। वो कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन है? पहली, पार्लियामेंट इंपोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स में डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी भी स्टेट की। क्यों? और पार्लियामेंट, हाँ मतलब आपने समझा इस लाइन को कि पार्लियामेंट इंपोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शंस को। सेकंड, पार्लियामेंट किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है जो सेंटर में गवर्नमेंट हो, जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो स्टेट में भी हो। तो अगर मान लीजिए इस टाइम बीजेपी रूल कर रही है पार्लियामेंट में, और बीजेपी की गवर्नमेंट है यूपी में भी, और इस टाइम एमपी में भी गवर्नमेंट है बीजेपी की, और हरियाणा में भी गवर्नमेंट है बीजेपी की कोलिशन। तो अब बीजेपी जब पार्लियामेंट में बैठी है तो वो इन स्टेट को प्रेफरेंस देने लगे, इसमें ट्रेड बढ़ा दे और इनकी चीज़ों को आगे लेके जाए, इनके प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाए। तो ऐसे जो बाकी की 20 बाकी की जो स्टेट्स हैं 20 के आसपास जिसमें बीजेपी नहीं है, तो दोस्तों तो उनको तो लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से इसको प्रेफरेंस देने की मनाही करिए, बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट। लेकिन किसी कंडीशन में, मान लीजिए स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, मान लीजिए कि पंजाब में अनाज बहुत है और यहां पर अनाज की कमी है, मान लीजिए झारखंड में, तो ट्रेड होगा, यहां पर चीजें आएंगी, अनाज आएगा। लेकिन अगर यहां पर जो अनाज उग रहा है यहां के लोग ही नहीं खा पा रहे हैं, मतलब यहां के लोगों में कमी है, अनाज की कमी है, तो यहां से ट्रेड में रोक सकती है, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है दोस्तों। सेकंड पॉइंट ये कहता है जो लेजिस्लेचर है स्टेट का वो भी इंपोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। वर्ड को देखिएगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज करनी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एमपी की गवर्नमेंट हमको अच्छी नहीं लगती इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे इससे, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। आपको एक रीजनेबल तरीके से बताना पड़ेगा कि आपने क्यों इस प्रोडक्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड में कि ये क्यों लगा सकता है? क्योंकि उस स्टेट के जो ट्रेड वैल्यूज हैं उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन जो बिल इंट्रोड्यूस होगा स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, वो अगर आपको किसी स्टेट को रेस्ट्रिक्शन लगानी है, मान लीजिए बिहार को किसी चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगानी है, तो ये जो बिल पेश करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अपनी, वो पहले सेंशन होगा प्रेसिडेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिखा है ना, द बिल ओनली विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल पे कार्य कर सकेगा अगर सेंशन हो गया तो। लेकिन स्टेट भी ऐसा नहीं कर सकता कि किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस दे दे। मान लीजिए यूपी और बिहार में इस टाइम सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, तो यूपी बिहार में ट्रेड अच्छे से चलता रहे, गुजरात यूपी बिहार में, और बाकी स्टेट के साथ बिहार उस हिसाब से काम ना करे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट, वो इंपोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट। इसका सिमिलर ये है कि अपनी स्टेट के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, प्रोहिबिशन लगा सकता है। और इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स ले रहा है स्टेट के द्वारा, ये नहीं कह सकते। फोर्थ पॉइंट ये कहता है जो आर्टिकल 301 है, इज सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉ दैट इज प्रोवाइडिंग फॉर मोनोपोलीज इन फेवर फॉर द स्टेट ऑफ द स्टेट और द सेंटर। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस को लेके अपनी स्टेट के, और सेंटर भी कानून बना सकता है पूरे इंडिया की लेके कि किस प्रकार से ट्रेड आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि जिससे अपने सिटीजन का डेवलपमेंट हो। जैसे आत्मनिर्भर भारत एक प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है जिसमें 20 लाख करोड़ का ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जिससे हमारे लोगों को ही अच्छे से रोजगार मिले और हमारे प्रोडक्ट्स का बढ़ावा हो, सेल्फ रिलायंट इंडिया। मतलब ओके, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, इसमें जिस हिसाब से पॉलिसी निर्मला सीतारमन जी ने किस प्रकार से पैसे का बंटवारा किया उस पर भी मैं अभी आपको वीडियो कुछ देर में दूंगा दोस्तों। तो ये ट्रेड संबंधित जानकारियां थी। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है, अगर पार्लियामेंट को ये लगता है कि कोई स्टेट बदतमीजी कर रहा है, ट्रेड सही से नहीं चला रहा है, तो एक अथॉरिटी आप डेवलप कर सकते हैं जो उस पर अच्छे से डिसीजन
पार्लियामेंट को एडवाइस कर सकेगा कि कैसे आप इसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, किस प्रकार से इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं स्टेट पे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट नहीं करी गई है। ओके दोस्तों, तो ये ट्रेड कॉमर्स की बात हुई। अब बात करते हैं जोनल काउंसिल। ये एक सब्सिडरी पार्ट में मान लीजिए वो 4 पार्ट खत्म हो गए। एक जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो लॉ से बनी है, कानून के द्वारा बनी है, संवैधानिक बॉडी नहीं है, मतलब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्ट से बनी है पार्लियामेंट के। कौन से एक्ट है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से बनी है। इसमें कंट्री को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड सदर्न। ठीक है, इनकी अपनी ईच जोनल काउंसिल है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि किस किस स्टेट को किस किस जोनल काउंसिल में रखा है। इसको जब ये बनाई गई थी तो सेवरल फैक्टर देखे गए थे। क्या क्या? नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री, मतलब सेंट्रल काउंसिल में वो स्टेट्स होंगी जिनका नेचुरल डिवीजन कुछ ना कुछ मिलता हुआ होगा। रिवर सिस्टम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस प्रकार से उन स्टेट्स के बीच में। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी, मतलब कल्चर वो एक साथ मेजोरिटेरियन में जी रहे हैं उस हिसाब के कल्चर से। और लिंग्विस्टिक नेचर क्या है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि बंगाली को पंजाब के साथ जोड़ दें काउंसिल के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज उनका कल्चर अलग है, उनकी चीज़ें अलग हैं। ओके, कल्चर डिपेंड करता है दोस्तों ज्योग्राफी पे, याद रखिएगा, कल्चर हमेशा ज्योग्राफी पे डिपेंड करेगा। आप कश्मीर के मुस्लिम या हिंदू को देखेंगे और तमिलनाडु के हिंदू या मुस्लिम को देखेंगे, आपको डिफरेंस दिखेगा, आपको जरूर डिफरेंस दिखेगा उनके पहनावे में, उनकी बोली में, उनके खान पान में, क्योंकि कल्चर हमेशा ज्योग्राफी पे ही डिपेंड करता है। और रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, भाई जो हरियाणा की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो जरूरी नहीं असम की भी हो, वो जरूरी नहीं उड़ीसा की भी हो। ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन रखा जा सकता है, तो ये सब बातें देखी गई थी दोस्तों। हर एक जोनल काउंसिल में होम मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, ये पूछे जाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट जो उस जोन में है। ओके, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट, हर एक स्टेट के 2 मिनिस्टर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन, किसी जोन में जो यूनियन टेरिटरी होगी उसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा। बिसाइड द फॉलोइंग पर्सन कैन बी एसोसिएट विद द जोनल काउंसिल एड एडवाइजर, ये अब जिनकी मैं बात करूंगा वो एडवाइजर्स होते हैं, उनका कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता किसी भी पॉलिसी को बनाने में या किसी भी डिसीजन को लेने में। कौन कौन पर्सन? अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है, अब नीति आयोग। ओके, नीति आयोग से पर्सन होंगे। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, मतलब चीफ सेक्रेटरी बेसिकली पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट होता है दोस्तों। डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, एक डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, वो भी सिविल सर्वेंट ही होगा दोस्तों। जो होम मिनिस्टर होंगे वो कॉमन चेयरमैन होंगे सारी काउंसिल के, जोनल काउंसिल के। ओके, और जो चीफ मिनिस्टर होंगे उस जोनल काउंसिल में वो वाइस चेयरमैन का काम करेंगे रोटेशन वाइज पे। ठीक है, 1 ईयर का टाइम मिलेगा, फिर रोटेट हो जाएगा। मान लीजिए सेंट्रल जोनल काउंसिल में यूपी, एमपी, बिहार ये सब हैं। ओके, उत्तराखंड, ओके सॉरी, तो यूपी का एक बार चीफ मिनिस्टर बनेगा, फिर बिहार का, फिर एमपी का, तो 1 ईयर का, उसमें 1 ईयर के बाद चेंज होता रहेगा। जो जोनल काउंसिल होगी वो क्यों है? बेसिकली जब स्टेट्स आपस में बैठते हैं वो यूनिटी की बात करते हैं, प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, जिससे उस स्टेट की इकोनॉमी बढ़े, उस स्टेट के पीपल एम्पावरमेंट हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये सब बेसिक रिकमेंडेशंस होती हैं कि डिस्कस करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग पे कि महिला सशक्तिकरण कैसे हो, एजुकेशन कैसे आगे बढ़े, पॉवर्टी कैसे खत्म हो इतने बड़े देश के अंदर से, हॉस्पिटल कैसे अच्छे से रिऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ट्रेड कैसे चल सकता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि किसी की भाषा को, जो उनकी लैंग्वेज है, उनको छोड़नी ना पड़े, किसी पे दबाव न डाला जाए दोस्तों। बॉर्डर डिस्प्यूट, अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उसको खत्म करा जाए। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो,
ट्रेड अच्छे से चल पाए, क्योंकि सारी चीज़ें लॉजिस्टिक पे ही रुकी हैं, ट्रांसपोर्ट पे ही रुकी हैं। अगर अच्छी रोड्स होंगी, अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी और लोगों में एम्पावरमेंट भी होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये जो भी डिसीजन लेती है वो सिर्फ डेलिब्रेटरी और एडवाइजरी होती, सिर्फ डेलिब्रेटिव और एडवाइजरी होते हैं, कंपलसरी या बाइंडिंग नहीं होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? वही कि इमोशनल इंटीग्रेशन जरूर है कंट्री का, रीजनलिज्म को इम्पोर्टेंस, लिंग्विज्म को इम्पोर्टेंस मिले, रीजनलिज्म को इम्पोर्टेंस मिले, पर्टिकुलर ट्रेंड्स को इम्पोर्टेंस मिले, और सेपरेशन का जो इफेक्ट है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में वो खत्म हो, सेंटर और स्टेट कोऑपरेट करें, सोशल इकोनॉमिक कल्चर बढ़ाएं, आइडियाज को एक्सचेंज करें। डिबेट जब होती है ना दोस्तों, तो डिबेट में आइडियाज का आदान प्रदान होता है, तो उससे कुछ हल निकलता है। तो इस वजह से इस पे ये काउंसिल काम करती है। कोऑपरेट करें, ये बेसिक थिंग्स हैं, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी काउंसिल के। सक्सेसफुली कोऑपरेट करें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे, और जो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बना हुआ है डिफरेंट रीजन में, उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएं दोस्तों। ओके, फिर क्या हुआ दोस्तों, ये तो बना ली सेंट्रल, ईस्टर्न काउंसिल, सदर्न काउंसिल, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फिर एक करना पड़ा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की काउंसिल भी जोड़नी पड़ी अलग एक्ट के द्वारा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ओके दोस्तों, इनका भी फंक्शन सेम ही है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में कैसे यूनिटी बढ़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये पूरा सेम ही है जैसे जोनल काउंसिल का है। इसको रिव्यू करा जाता है टाइम टू टाइम कि सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करा जाए और पब्लिक ऑर्डर को कैसे उस रीजन में डेवलप करा जाए। ओके दोस्तों, मैं आपको कौन सी स्टेट किस में आती है वो बता देता हूं। ओके, तो ये जोनल काउंसिल का नाम है, ये मेंबर्स हैं और ये हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आता है। एक्चुअली मुझको लगा ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में, इसलिए मैंने वहां पर वो उसे काटा था। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है दोस्तों। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन सी आते हैं? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। ओके ओके, तो वहां पर मुझसे मिस्टेक हुई थी, सॉरी फॉर दैट। कि सेंट्रल जोनल काउंसिल में जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश है, ठीक है। और ईस्टर्न जोनल काउंसिल में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा है। वहां पे बिहार मैंने लिख दिया था लेकिन उत्तराखंड था। कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। वेस्टर्न जोनल काउंसिल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। सदर्न जोनल काउंसिल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। यहां पर देखिए इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है दोस्तों। तो ये हमने इंटर स्टेट रिलेशनशिप को दोस्तों कंप्लीट कर लिया, जोनल काउंसिल को भी पढ़ लिया। जोनल काउंसिल बहुत आसान है याद करना, बस आप ये याद रखिएगा इसका चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल का आप एक्ट याद रखिएगा। ओके, इस चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, उसी से मुझको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। मैं इसे पॉलिटी को कवर करने के बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।